हेलो माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, मैं हूँ आपकी नरेटर, आपकी राइटर सौम्या त्रिपाठी और आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। और इसी तरह से प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दिया करो क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको अच्छे अच्छे एपिसोड दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी माफियाज ट्रैप्ड वाइफ को। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि नेहा के थ्रू जिया का लोकेशन ट्रेस हो चुका था और जयशंकर त्रिपाठी ने शिवानी को न हर्ट करने के लिए विश्वास को ऑर्डर दे दिया था, जिस वजह से विश्वास शिवानी को वहीं छोड़ करके बाहर निकल गए थे। विश्वास जी चौबेधर से जा चुके थे। वहीं शिवानी जो रोते हुए अपने फोन को देखते हुए कहती है, काश मैं तुझे सब कुछ बता पाती, काश। और फिर वो कुछ सोचती है और कहती है, नहीं, मैं अपनी वजह से तुझे खतरे में नहीं पड़ने दे सकती, भले इसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए, तुझे कुछ नहीं होना चाहिए। और ये बोलकर वो तुरंत ही दोबारा से कॉल लगाने लगती है जिया को, जिस नंबर से उसके फ़ोन पर कॉल आया था। लेकिन तभी विश्वास जो दरवाज़ा नॉक नॉक करते हुए कहते हैं, बच्चे कोई बदमाशी नहीं, धीरज अभी भी हमारे अंडर में है। और फिर वो उसके फ़ोन को छीनते हुए कहते हैं, तुम किसी से कुछ नहीं बताओगे, बस आज रात की बात है, कल जो मन चाहे वो मनगढ़ंत कहानी सुना लेना लोगों को, क्योंकि कल तक वो जिंदा नहीं रहेगी। ये सुनकर शिवानी जोर से अभी आगे बढ़ती है, लेकिन तब तक विश्वास ने उसके रूम के दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया था। शिवानी दरवाजा पीटते हुए कहती है, जब मेरे पापा आएंगे ना तो वो आप लोग को नहीं छोड़ेंगे, मैं सब कुछ बता दूंगी जिया के बारे में, आप लोग उसके साथ क्या क्या कर रहे हैं। विश्वास जी जो दूसरी तरफ के दरवाजे से कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, अगर उन्हें कुछ बता भी देती हो तो, वैसे भी तुम्हारा बाप हमारे बड़े भाई साहब के अंडर में काम करता है, सीएम बन चुके हैं हमारे बड़े भाई साहब, तो तुम्हारे बाप की कोई नहीं सुनने वाला। अब पूरा लखनऊ नहीं, पूरा यूपी हमारे भाई साहब के उंगलियों पर नाचता है। और ये बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। शिवानी जो चिल्लाते हुए फ्रस्ट्रेशन में कहती है, कान्हा ऐसा कभी नहीं होने देंगे, वो उसे प्रोटेक्ट कर लेंगे, देखिएगा आप, कोई आएगा उसको बचाने के लिए, देख लीजिएगा आप लोग। और ये बोलकर वो दरवाजे से टिक कर रोने लगती है। वहीं जिया जो अपने हाथ में फोन लिए हुए फोन को घूरते हुए कहती है, ये क्या चल रहा है, क्या नाटक है, कभी शिव फोन कट करे, कभी नीहू दीदी, सब ठीक तो है ना? हो सकता हो नेटवर्क का इशू होगा, इसी वजह से अचानक फोन कट गया होगा। वो दोबारा से किसी को कॉल भी नहीं करती, वो फोन ले जाकर के उसे स्टाफ को दे देती है और वो स्टाफ रेयांश को कुछ न बता दे, इस वजह से उसने अपनी कॉल हिस्ट्री भी डिलीट कर दी थी। वहीं अग्निहोत्री मेंशन में इस वक्त रेयांश जो शावर ले रहे थे और उन्होंने ब्लैक कॉफ़ी की डिमांड की थी, जो वाचना ही उनके लिए अंदर लेकर जा रही थी। वेदिका ने इस वक्त अपने हाथ में लूसीफर को पकड़ रखा था, लेकिन लूसीफर किसी के गोद में रहने वालों में से नहीं था, उसे तो उछल कूद फान करने में ज़्यादा मजा आता था और वो वेदिका के गोद से छलांग मार करके नीचे भाग जाता है। वेदिका जो उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी, वहीं वाचना को जैसे वेदिका रूम में आता देखकर कहती है, भाई के रूम में क्या कर रही है? वाचना जो वेदिका की तरफ घूम कर कहती है, ओ भाई की चमची, उनके लिए ब्लैक कॉफ़ी लेकर आई थी, वही रख रही थी। और ये बोलकर वो ब्लैक कॉफ़ी को टेबल पर रखती है और अपने भाई को बुलाते हुए कहती है, भैया, ओ भाई, कहाँ हैं आप? वो एक बार और उन्हें बुलाती उससे पहले ही वाचना को बाथरूम से शावर की आवाज़ आती है, जिसे वो समझ जाती है कि रेयांश इस वक्त नहा रहे हैं। वो भी बाहर निकलती, लेकिन उससे पहले ही वेदिका जो देखती है कि रेयांश के फ़ोन पर किसी का कॉल आ रहा है, वो फ़ोन को एक बार देखती है और फिर वाचना से कहती है, बेचारे भाई को तो नहाने तक का टाइम नहीं मिलता है, कितना बिजी स्केड्यूल है ना भाई का। वाचना जो कहती है, बात तो सही है, एक तरफ डैड बिजी रहते हैं और दूसरी तरफ भाई, फैमिली को तो कोई टाइम ही नहीं देता है। और फिर वो उस फ़ोन को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, ये फ़ोन ना भाई की ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही घुस रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इस फ़ोन की वजह से भाई अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, ना किसी के साथ रिलेशन रख पा रहे? आज ये फ़ोन ना भाई के हाथ में जाएगा नहीं, चलो। और ये बोलकर वो वेदिका का हाथ पकड़ के रूम से बाहर जाने लगती है, लेकिन वेदिका जो बड़ी थी, मैच्योर थी, और वो वाचना से कहती है, ये गलत है वाचना, हो सकता है उनका कुछ इंपॉर्टेंट कॉल हो, और इस तरह से किसी का फ़ोन नहीं रख सकती तुम। वाचना जो कहती है, किसी का नहीं, भाई का फ़ोन रख रही हूँ, और वैसे भी रक्षाबंधन में तो वो मेरे साथ थे नहीं, तो इसी वजह से उनकी पनिशमेंट है कि आज पूरा दिन उनको ये फ़ोन नहीं मिलेगा और पूरा दिन उन्हें अपनी बहनों के साथ गुजारना पड़ेगा। वेदिका उसकी बात समझती है, लेकिन उसे समझाते हुए कहती है,
तुम नहीं समझती हो, उनके पास बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है और मुझे नहीं लगता कि ये फ़ोन लेना सही होगा। और अगर भाई को पता चल गया ना तो तुम्हें पता है कितनी मार पड़ेगी। वासना जो कहती है वो सब मैं झेल लूंगी, और वैसे मॉम है ना, बचा लेंगे हमें। कि तभी उन दोनों को अपनी मॉम के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और दोनों तुरंत ही प्रार्थना जी के रूम की तरफ भागते हैं। अभी भी वासना ने उस फोन को अपने हाथ में ही पकड़ा हुआ था। वही जैसे ही वो प्रार्थना जी के रूम के अंदर एंटर हुए थे, प्रार्थना जी जो बेड पर बैठे हुए अपने सामने लूसीफर को बैठ कर देख रही थी, और वो देख नहीं रही थी बल्कि अपने हाथों को जोड़कर उसके सामने प्रार्थना कर रही थी। मुझे मत खाना बेटा, मैंने अपने बेटे की अभी शादी होते हुए भी नहीं देखा। अभी तो 52 गज का जमीन भी पड़ा हुआ है, उसे भी तो अपने नाम लिखवाना है। जाओ यहाँ से, तुम जंगल में रहने वाले जानवर हो, कहाँ बेड पर बैठ रहे हो तुम? जाओ यहाँ से, जाओ फुर। वेदिका और वासना एक दूसरे को देखती हैं और वासना अपने भाई का फोन प्रार्थना जी के हाथ में देते हुए कहती है, यह भाई का फोन है, इसे संभाल कर रखिए, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। प्रार्थना जी जो कहती हैं, पहले तो मेरी एक मनोकामना पूरी करो, इसको कोई लेकर जाओ। कौन बार बार इसे मेरे सामने छोड़ देता है? मेरी जान हलक में आकर अटक जाती है, बीपी हाई हो जाता है मेरा। वेदिका जो कहती है, मम्मा सो के कुछ नहीं करेगा ये। प्रार्थना जी जो कहती हैं, हाँ तुम और तुम्हारा भाई, मुझे समझ नहीं आता तुम दोनों की हरकतें। वासना बोलो इसको, लेकर जाए इसे। वासना जो वेदिका की तरफ देखती है और अपने सिर को हाँ मिला देती है। वेदिका भी लूसीफर को अपने गोद में चिपकाए हुए कहती हैं, चलो हम लोग की तो यहाँ पर कोई इज्जत ही नहीं है, हम लोग चलते हैं दूसरे के साथ खेलेंगे, और तुम क्यों सबको परेशान करते रहते हो। ये बोलते हुए वो बाहर निकल गई थी। वासना जो अपनी मॉम के सामने आकर बैठती है और उनके चेहरे को देखते हुए कहती है, मामा आप चाहती है ना कि भाई की शादी हो? प्रार्थना जी जो खुश होते हुए कहती हैं, हाँ बिल्कुल चाहती हूँ, क्यों कोई लड़की मिल गई क्या? वासना जो कहती हैं, अरे लड़की तो पहले से ही मिलकर रखी है, याद नहीं है भाई वो जिया नाम की लड़की को मिलवाने लेकर आए थे हमसे, थोड़ी उम्र में छोटी है पर कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। प्रार्थना जी जो कहती हैं, अरे वाह वैसे बड़ी सोहनी कुड़ी थी, तुम्हारी बात हुई क्या उससे? उसको बुला लो। मैं तो कहती हूँ ना, पंडित जी से कह करके जल्दी से जल्द शादी की मुहूर्त तय करवा देते हैं, और उसके बाद से अपनी कसम वसम धरा करके उससे शादी भी करवा लूँगी। वासना जो कहती है, आप भाई को इतना भी हल्के में मत लीजिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, ये उनका फ़ोन अपने पास रखिए, ये फ़ोन ना बहुत काम लायक चीज़ है। प्रार्थना जी जो कहती हैं, और वो कैसे? वासना जो कहती हैं, देखिए अब अगर भाई के पास ये फ़ोन नहीं रहेगा तो भाई भाभी से बात कैसे करेंगे, और फाइनली उन्हें अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस करनी पड़ेगी हमारे सामने, और जैसे ही वो अपनी प्यार का इज़हार हमारे सामने करेंगे, हम तुरंत ही उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख देंगे, और उसके बाद भाई को मानना ही पड़ेगा। आइडिया अच्छा है। प्रार्थना जी जो उसके गाल को खींचते हुए कहती है, हाय मेरा बच्चा, कितना दिमाग लगाता है तू। अच्छा हुआ मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा कर दी, पढ़ने लिखने से यही तो फ़ायदा होता है, दिमाग अच्छे से चलता है। वासना जी कहती है, लेकिन अगर भाई की डांट पड़ी ना तो मेरे हाथ से तो फ़ोन गिर जाएगा और उनके हाथ में चला जाएगा। इससे अच्छा सबसे सेफ जगह ना आप है, आप उसे छुपा कर रख दीजिए, भाई आपके सामने ज़्यादा बोल भी नहीं पाएंगे। वासना की बात सुनते हुए प्रार्थना जी जो कहती हैं, बात तो सही है, मैं ही छुपा कर रख देती हूँ। और वो बेड के सिरहाने के ड्रॉर में उनके फ़ोन को रख देती हैं। उनका फ़ोन बार बार बज रहा था, जिसकी वजह से प्रार्थना जी ने उनके फ़ोन को स्विच ऑफ भी कर दिया था। वही रेहान शावर लेकर अपने रूम में वापस आए थे। वो सबसे पहले तो कॉफ़ी का मग देखते हैं और अपने बाल को सुखाते हुए इधर उधर अपने फ़ोन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी अपना फ़ोन नज़र नहीं आया था। रेहांश जो इधर उधर देखकर बाहर आते हुए कहते हैं, किसी ने मेरा फ़ोन देखा है? रेहांश की आवाज़ थोड़ी तेज़ और बुलंद थी। प्रार्थना जी के रूम तक वो आवाज़ चली जाती है, क्योंकि प्रार्थना जी का रूम भी अभी खुला हुआ था। वासना जो प्रार्थना जी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मेरा नाम मत लीजिएगा वरना मैं बहुत पिटाऊंगी आज। प्रार्थना जी जो कहती हैं, अरे तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं उसे ऐसी बातों में फंसाऊंगी ना, उसे झट से अपनी फीलिंग बतानी पड़ जाएगी हमारे सामने। वही सामने से वेदिका जो लूसीफर को खिलाते हुए इधर उधर टहल रही थी। रेहांश उससे पूछते हैं, मेरा फ़ोन देखा वेदिका? वेदिका जो कहती है, नहीं नहीं भाई मैंने तो नहीं देखा। वेदिका रेहांश से ज़्यादा डरा करती थी। वैसे डरती तो वासना भी थी, लेकिन वो थोड़ी चुलबुली थी और बदमाशी करने में वो काफ़ी माहिर थे। रेहांश जो अपनी मॉम के रूम के अंदर आते हुए पूछते हैं, मेरा फ़ोन किसी ने देखा है? वासना तो मेरे रूम में आई थी ना?
वासना जैसे ही सुनी थी वो तुरंत ही प्रार्थना जी के पीछे आकर छुपते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं रखा। रेयांश जो से कहते हैं, मम्मा के पीछे से बाहर निकलो और सच सच बताओ मेरा फ़ोन कहाँ है, इम्पोर्टेंट कॉल भी आ सकता है उस पर। प्रार्थना जी जो जगह से अपने खड़े होते हुए कहती हैं, किसका इम्पोर्टेंट कॉल बेटा, बहू को याद कर रहे हो क्या? रेयांश अपनी मॉम की ऐसी अजीबोगरीब बात सुनकर पूछते हैं, कौन सी बहू? प्रार्थना जी जो कहती हैं, कौन सी का क्या मतलब है, बहुत सारी बहू हैं क्या? देखो बेटा, मैं मानती हूँ कि मैं शादी कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे खुश करने के लिए बहुत सारी शादी कर लेना। एक ही लड़की काफ़ी होगी तुम्हें संभालने के लिए। जैसे ही प्रार्थना जी ने ये बोला था, रेयांश अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके धीरे से कहते हैं, एक ही लड़की काफ़ी है मुझे पागल करने के लिए, दूसरे को एडजस्ट नहीं कर सकता मैं। और ये सोचते ही उन्हें जिया की याद आने लगती है और उनका भी मन कर रहा था कि वो भी जिया का हाल चाल ले ले, क्योंकि जिया कितनी क्लमसी है और कितनी बदमाश है ये रेयांश को भी अच्छे से पता था और उसकी सेफ्टी को लेकर रेयांश काफ़ी टेंस्ड रहा करते थे। वो फिर से स्ट्रिक्ट टोन में वासना की तरफ देखते हुए कहते हैं, वासना मेरा फ़ोन दो, आई एम नॉट किडिंग। वासना जो कहती है, मम्मा मैं जाऊँ क्या? लेकिन तभी रेयांश उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, मेरा फ़ोन कहाँ है? वासना जो हिम्मत करते हुए कहती है, भाई आपको डायरेक्टली बोलना है ना कि आप भाभी से बात करना चाहते हो, अगर आप ऐसा बोल दोगे तो आपको फ़ोन मिल जाएगा, और बाकी फ़ोन मेरे पास नहीं है, मम्मा के पास है। रेयांश कहते हैं, वासना झूठ मत बोलो, मुझे पता है फ़ोन तुम ही लेकर आई हो, तुम्हारी आंखें बता रही हैं। वासना जो कहती है, हाँ बड़ी साइकोलॉजिस्ट हो रखे, अगर आपकी आंखें बता रही हैं ना तो हम भी आपका चेहरा पढ़कर बता सकते हैं कि आप भाभी को कितना मिस कर रहे हैं। प्रार्थना जी भी वासना की बात पर हामी भरते हुए कहती हैं, जिया की याद आ रही है ना, समझ में आ रहा है तुम्हारा चेहरा देखकर, माँ हूँ तुम्हारी, रहो तुम कहीं पर भी लेकिन दिमाग तुम्हारा उसी के पास रहता है, अगर इतना ही प्यार करते हो तो शादी कर लो ना उससे। रेयांश अपनी मॉम की बात सुनकर कहते हैं, शादी, वो भी उससे? 2 दिन भी तुम ऐसे संभाल नहीं पाया, उसके साथ पूरी जिंदगी बिताऊंगा मैं। ये सुनकर वासना जो कहती है, अरे आप 2 दिन भाभी के साथ थे? रेयांश उससे कहते हैं, तुम सादा बोल रही हो, फ़ोन तो मेरा। प्रार्थना जी कहती हैं, फ़ोन तो तभी मिलेगा जब तुम इस बात को कन्फेस करोगे कि तुम उससे प्यार करते हो और जल्द से जल्द उससे शादी करने वाले हो, वरना हम समझ जाएंगे कि तुम अपनी फीलिंग्स को बताने से डरते हो। रेयांश कहते हैं, मैं किसी से नहीं डरता। वासना जो कहती है, डरते तो आप हैं और आपको भाभी की याद भी आ रही है जो कि आप बताना नहीं चाह रहे। मम्मा फ़ोन दे दो वरना बेचारे तबीयत खराब हो जाएगी इनकी तड़पते तड़पते, भाभी के बिना। जैसे ही रेयांश सुने थे वो गुस्साते हुए कहते हैं, रखे रहो आप लोग फ़ोन, नहीं चाहिए मुझे, और कोई मिस विस नहीं करा उसे मैं। और ये बोलते हुए वो टॉवल को अपने हाथ में लेकर वहाँ से निकल गए थे। बाहर खड़ी वेदिका भी ये सब कुछ सुन रही थी और वो बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। वहीं लूसीफर फिर से उसके गोद से नीचे भागते हुए रेयांश के पीछे पीछे उनके रूम के अंदर चला गया था। रेयांश रॉकर के काउच पर बैठते हैं और अपने बालों को सेट करते हुए धीरे से कहते हैं, मुझे उसकी याद क्यों आएगी, ऐसी पागल लड़की की याद क्यों आएगी मुझे? ऐसा लगता है जैसे मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट कॉल ही नहीं है। वहीं लूसीफर भी आकर के उनके लैब पर बैठ गया था। रेयांश जो उसके बाल को धीरे धीरे सहलाते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है कि मैं उस स्टूपिड लड़की को याद करूंगा? लाइक सीरियसली, एक नंबर की अनोइंग है वो। नहीं चाहिए मुझे फ़ोन, और उससे बात करने के लिए तो बिल्कुल नहीं चाहिए। वो थोड़ा देर ये बोलते बोलते उसके सर पर टैप कर रहे थे, लेकिन फिर वो अचानक से कहते हैं, पता नहीं इस वक्त क्या कर रही होगी, घर पर होगी या नहीं? वैसे इतना तो समझा कर आया हूँ, बस मेरे हिसाब से अगर काम कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उसकी आदत कहाँ है मेरी कोई बात मानने की, एक नंबर की कलेशी लड़की है, एक दफ़ा बात हो जाती उससे। ये सुनते ही लूसीफर जो अपना चेहरा उठाकर रेयांश की तरफ देखने लगता है। रेयांश उसको देखते हुए कहते हैं, क्या मिस नहीं कर रहा हूँ, बस जानना चाह रहा था वो ठीक है या नहीं। लेकिन लूसीफर अपने चेहरे को गोल गोल घुमाने लगता है जैसे वो रेयांश की सारी बातें समझ रहा हो। रेयांश उसको रोकते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है, नहीं करते उसके बारे में बात, आराम कर रही होगी वो। वहीं दूसरी तरफ तो जिया जो अपनी जान की भीख मांग रही थी, उसे ज़बरदस्ती खींच करके बहुत सारे आदमी जो अपने साथ लेकर जा रहे थे। आसपास के कुछ मेड जिनको धड़ाधड़ उन लोगों ने शूट कर दिया था। इस बार जयशंकर त्रिपाठी कोई भी रिस्क नहीं ले सकते थे, जिसकी वजह से
वो जितने से जितने ज़्यादा आदमी को जिया को पकड़ने के लिए भेज सकते थे, उतने आदमी को जिया अपने साथ नीचे लेकर आते हैं, वो भी बहुत बुरी तरह से। जिया जो उन लोग के साथ चलना तो नहीं चाह रही थी, जिसकी वजह से उसको कई थप्पड़ भी पड़े थे। उसके पैरों पर भी एक आदमी ने जोर से मार दिया था। वो बहुत बुरी तरह से घसीटते हुए उन लोगों के साथ जा रही थी। उसको ज़बरदस्ती उठा करके वैन के अंदर डाला जाता है और उसके मुंह पर पट्टी बांध दी जाती है। जैसे ही जिया उस अपार्टमेंट से नीचे की तरफ आई थी, वो देखती है कि 2 सिक्योरिटी गार्ड भी वहां पर पड़े हुए थे, जो कि अब पूरी तरह से जिंदा लाश बन चुके थे। इतना बुरी तरीके से उन्हें मारा गया था। कोई क्लू ना छोड़ते हुए सारे मेट को भी उन लोगों ने मार दिया था, वो भी जान से। जिया जो उन लोगों से बचने की कोशिश कर रही थी, अभी तक उसे बात पता नहीं चली थी कि कौन उसको इस तरह से पकड़कर अपने पास लेकर जा रहा है। जिया जो कभी अपने हाथ को इधर उधर मारती तो कभी अपने पैर को, वो पूरी कोशिश कर रही थी, पूरा जान लगा रही थी कि वो बच जाए, लेकिन वो आदमी जो जिया की ताकत से काफी ज्यादा ताकतवर थे। जिया जो बस रोए जा रही थी कि तभी एक आदमी जो कि ड्राइवर से कहता है, जल्दी चलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आज रात तक इसका किस्सा खत्म करना है। आज ही इस लड़की की मूवी आई है ना, आज पहली मूवी के लॉन्च के दिन ही इसकी मौत होगी, ऐसा हमारे बॉस का ऑर्डर है। और ये बोलकर वो अपने फ़ोन पर विश्वास को कॉल लगा देता है। जिया जो अभी भी चीखे चिल्लाए जा रही थी, भले उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी, लेकिन वो कोशिश कर रही थी कि वो जैसे तैसे करके अपनी आवाज़ को इतना तेज़ करे कि कोई उसे बाहर से बचाने आ जाए, लेकिन इतने सारे गुंडों के आगे भला कौन अपनी जान को आफत में डालता। दूसरी तरफ से विश्वास भी जिया की चीखें सुनते हुए कहते हैं, ज़रा फ़ोन मेरी बच्ची को तो देना, कितना वक्त हो गया उसकी आवाज़ सुने हुए। फ़ोन को अब स्पीकर पर कर दिया गया था और उसके मुंह से पट्टी भी हटा दी गई थी। विश्वास जी जो दूसरी तरफ से कहते हैं, हेलो जिया बेटा, कैसी हैं आप? जैसे ही ये आवाज़ जिया के कानों में पड़ी थी, वो बुरी तरह से शिवर करने लगती है और उसकी आंखों के सामने अब धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। उसे भी उन बॉडीगार्ड्स ने काफ़ी मारा था। जिया तो वैसे इतनी कमज़ोर लड़की थी, ऊपर से 3-4 थप्पड़ में ही जिया की हालत खराब हो चुकी थी और ये आवाज़ सुनते ही जिया की हालत और बुरी हो जाती है। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। विश्वास जी जो उसकी हालत समझते हुए कहते हैं, हमें पता है कि तुम काफ़ी डर रही होगी बेटा, पर परेशान मत हो, तुम अपने अंकल, अपने बड़े पापा, अपनी फैमिली के पास आ रही हो। वेलकम टू यूपी बेटा, जल्दी से आ जाओ अपने चाचा के पास, बहुत मिस कर रहा हूँ मैं तुम्हें। जिया अच्छे से समझ रही थी कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है और वो बस कांपते हुए होठ से इतना ही कहती है, प्लीज़ चाचू, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन विश्वास जो उसकी आवाज़ ना सुनते हुए तुरंत ही फ़ोन रख देते हैं और फ़ोन को साइड में फेंकते हुए कहते हैं, माफ़ी, आज तुम्हें माफ़ी नहीं बेटा, सिर्फ मौत मिलेगी। वहीं नेहा को भी तुरंत दुबई से इंडिया लाने के लिए प्लेन में बैठा दिया गया था। नेहा को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से सबका बर्ताव उसके साथ इतना अलग कैसे हो गया। रियाज के पास एक हैकर की टीम थी जो उनके माफिया वर्ल्ड में काफी हद तक उनकी हेल्प करती थी और वो सारे के सारे लोग बार बार रियाज को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। इस वक्त कुणाल जो मीडिया वगैरह को संभालने में बिजी था, अब रियाज तो ऑफिस गए नहीं थे, जिसकी वजह से कुणाल को ही ये सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। बिजी होने की वजह से उसके हाथ में भी उसका फोन नहीं था। यहाँ पर पूरी टीम परेशान थी और वो रियांश को जल्द से जल्द कांटेक्ट करना चाह रही थी। वो सारे के सारे लोग दुबई में थे और सिर्फ फोन ही ये जरिया था कि वो अपनी बातों को रियांश तक पहुंचा पाए। वही रियांश बार बार इधर उधर अपने चेहरे को करते हुए जिया को ना याद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करते उन्हें तुरंत ही जिया की याद आने लगती थी। न जाने उन्हें क्या हो रहा था, जिसकी वजह से वो लूसीफर को साइड में रखते हुए कहते हैं, बहुत हो गया, अब मैं उसे और मिस नहीं करने वाला, मेरे पास अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो सबसे पहले मैं अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा। वो टी शर्ट पहनते हैं और नीचे उन्होंने ऑलरेडी ट्राउजर पहन रखा था और वो लूसीफर को अपने साथ लेते हुए नीचे हॉल एरिया में आ गए थे। थोड़ी देर में जितेंद्र जी भी हॉल एरिया में बड़ा सा मिठाई का डब्बा लाते हुए कहते हैं, कांग्रेचुलेशन बेटा। रियांश अपने डैड को देखते हुए पूछते हैं, किस खुशी में? वासना जो कहती है, लगता है डैड को भी पता चल गया कि आज आप अपनी फीलिंग कॉन्फेस करने वाले हो।
रियाज शोभाषना की गाल को जोर से पकड़कर खींचते हुए कहते हैं, तुम हर दिन इसी तरह से अपना वक्त बर्बाद करती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है तुम्हें। वासना जो कहती है, आप इतने टाइम बाद आए हो, थोड़ा सा बात नहीं कर सकती आपके साथ? पापा देखो ना कितना परेशान करते हैं भैया। जितेंद्र जी जो कहते हैं, अरे आज आपकी मूवी आई है और देख रहा हूँ काफ़ी अच्छी रिव्यू जा रही है उसकी, पब्लिक को काफ़ी पसंद आ रहा है। रियाज ये सुनकर कहते हैं, वो तो आना ही था, हीरोइन जो इतनी अच्छी थी मूवी की। जितेंद्र जी जो कहते हैं, वैसे प्रार्थना जी क्या आपको पता है कि उस मूवी की हीरोइन है कौन? प्रार्थना जी जो कहती हैं, मुझे कैसे पता होगा? कौन है? कोई ऐसी है क्या जिसे हम जानते हो? कैटरीना कैफ? जितेंद्र जी जो कहते हैं, अरे नहीं बाबा। प्रार्थना जी जो कहती हैं, तो करीना कपूर, आलिया भट्ट, कौन है? जितेंद्र जी जो कहते हैं, अरे हमारी होने वाली बहू जिया। जैसे ही प्रार्थना जी ये सुनी थी, वो खुश होते हुए कहती हैं, अरे वाह, वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, हमारी बेटी के प्रोडक्शन में काम करती है, बताया नहीं बेटा तुमने। रियांश कहते हैं, कोई इतनी भी खास बात नहीं थी बताने वाली। और वो वासना की तरफ देखते हुए कहते हैं, फोन दे दो यार। वासना पहली बार रेयांश के मुंह से ऐसी रिक्वेस्ट भरी टोन सुनी थी। इससे पहले हमेशा रेयांश सिर्फ उसे डांट कर ही बातें किया करते थे। भले ही वो उसे प्यार करते थे, लेकिन उनकी आवाज़ में हमेशा स्ट्रिक्टनेस होती थी। वासना जो अपनी मम्मा से कहती है, देख लो मॉम, रह नहीं पा रही है, दे दिया जाए क्या फ़ोन? रेयांश जो कहते हैं, नहीं चाहिए, रहने दो। लेकिन उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो कोशिश कर रहे थे कि वो अपने अगल बगल के बैठे बातों को, सराउंडिंग को एंजॉय करें, लेकिन वैसा कर नहीं पा रहे थे। वो बार बार लूसीफर की तरफ देखते और धीरे से मन में कहते, होप सो वो ठीक हो, ठीक तो होगी ना वो। रेयांश को वैसे भी आदत नहीं थी ज़्यादा वक्त जिया के बिना रहने की। जब से जिया उनके साथ मूवी में काम कर रही थी, तब से रेयांश अक्सर उसी के साथ रहा करते थे। वहीं दूसरी तरफ जिया जो चिल्लाते हुए कहती है, मुझे नहीं जाना है, छोड़ो मुझे। बार बार इसी तरह से तंग करने की वजह से अब उसे ट्रेन में बैठाना मुश्किल हो रहा था। अगर वो एयरपोर्ट पे इस तरह के नाटक करती तो बहुत सिक्योरिटी वगैरह उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं देती और सबको पता चल जाता कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, जिसकी वजह से उनके बॉडीगार्ड तुरंत ही विश्वास जी को कॉल कर देते हैं। वही विश्वास जो कहते हैं, कोई बात नहीं, फ़ोन उसे दो और एक काम करो, वीडियो कॉल करो, मुझे उसे कुछ दिखाना है। वो दूसरी तरफ करते हुए कहती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना, बस मैं आप लोग के साथ नहीं आने वाली और मैं यहाँ के पुलिस वालों को बता दूंगी कि आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। विश्वास उसकी बचकानी हरकत पर हंसते हुए कहते हैं, हाँ, तुम सुधरोगी नहीं ना जिया बेटा। अच्छा इधर तो देखो जरा। जिया जो कहती है, नहीं देखना है मुझे। लेकिन तभी उसे शिवानी की चीख की आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही जिया के कानों में आवाज़ पड़ी थी, वो झटके से अपने चेहरे को टैबलेट की तरफ घुमाती है और स्क्रीन पर देख करके उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि इस वक्त सामने शिवानी जो रो रही थी और उसके हाथ पांव पूरी तरह से बंधे पड़े थे। जिया जो देख कर कहती है, चाची ये क्या कर रही हैं आप? उसे कुछ नहीं होना चाहिए। विश्वास जो कहते हैं, अरे 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 अभी तो रुक जाओ, अभी तो एक और सरप्राइज देना अपनी बच्ची को। और ये बोलकर वो कहते हैं, तुम्हें पता है नेहा इस वक्त प्लेन में बैठी हुई है, जो कि एक प्राइवेट प्लेन है। उसमें मात्र इम्पोर्टेंट अगर एक लड़की है तो वो नेहा ही है। तुम कहो तो प्लेन को क्रैश करवा दिया जाए। जिया जो कहती है, किस हद तक गिरेंगे आप लोग? मुझे पाने के लिए आप किसी को भी मार सकते हैं। विश्वास जो कहते हैं, अपने बड़े भाई साहब की इज्जत और उनकी कुर्सी बचाने के लिए हम किसी को भी मार सकते हैं। जिया ये सुनकर कहती है, धिक्कार है ऐसी कुर्सी पर और ऐसी इज्जत पर जो किसी की मौत से आप लोग को मिले। विश्वास जो कहते हैं, हमें लेक्चर मत दो, चुपचाप से प्यार से प्लेन में बैठ जाओ, वरना। और ये बोल करके वो एक बार शिवानी की तरफ देखते हैं और उसका चेहरा जोर से दबाते हुए कहते हैं, इस लड़की के एक एक टुकड़े कर दूंगा मैं, इतने कि तुम गिन भी नहीं पाओगी। जिया ये सुनकर तुरंत ही अपने कानों पर हाथ रखने की कोशिश करने लगती है और फिर उन सारे बॉडीगार्ड से कहती है, चलिए मैं अपनी मर्जी से आप लोग के साथ जा रही हूँ, अगर कोई पूछेगा तो यही बोलूँगी, अब खुश। विश्वास जो कहते हैं, बस इतनी सी तो बात थी, लेकिन तुम्हें तो समझाने में कितना वक्त लग जाता है, अब जल्दी से आओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा।
अब जिया को भी प्लेन में बैठा दिया गया था और मुंबई से लखनऊ का सफर ज्यादा वक्त नहीं लगा था। लगभग 1 घंटे में जिया, जो अब यूपी में पहुंच चुकी थी, और जैसे उन लोग की प्लेन लैंड करती है, विश्वास अपने सारे बॉडीगार्ड्स को समझाते हुए कहते हैं, उसके चेहरे पर पूरी तरह से कपड़ा ढक दो। किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए कि वो जिया त्रिपाठी, जयशंकर त्रिपाठी की छोटी बेटी है। उसका चेहरा पूरी तरह से अब काले कपड़ों से बंधा हुआ था। और वहीं पर उन लोग की प्लेन लैंड करती है, और जैसे उन लोग की प्लेन लैंड की थी, जिया जो बाहर आती है, जिसको पूरी तरह से कपड़े से कवर करके रखा गया था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ जबरदस्ती की जा रही है। लेकिन अब यूपी में कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो पाती, क्योंकि सबको पता था कि वो लोग विश्वास और जयशंकर त्रिपाठी के आदमी हैं। आदित्यनाथ जी को भी ये बात पता थी कि आज जिया को बुला करके उसे मारा जाने वाला है, जिसकी वजह से वो घर से ही कुछ टाइम के लिए बाहर निकल गए थे। उन्होंने कितनी भी बड़ी से बड़ी गलती की थी, लेकिन वो उसको मरता हुआ कैसे देख सकते थे? वो थे तो उसके बाप ही। जयशंकर तिवारी ने ही उनको भेज दिया था। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी वजह से जिया आज उनके हाथों से बच जाए। क्या होने वाला था जिया के साथ अब? रियांश को तो जिया के बारे में कोई खबर भी नहीं थी। अब कौन बचाएगा जिया को? आइए जानते हैं इस आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए माफिया स्ट्रैप्ड वाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।